हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स कैसी दिखाई देती है और सारी सेल्स सेम होती है। ठीक है ना। अब आज हम बात करते हैं कि और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, कुल मिलाकर सेल से ही मिलकर बने होते हैं। अब एक चीज़ हमें और समझनी होगी कि ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज अ मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मतलब जितने भी ये जो सेल्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं, इस सेल्स में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो उसी की वजह से ये सेल जो होती है अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है स्पेशल फंक्शंस करते हैं। कैसे? जैसे न्यू मटेरियल को फॉर्म करना है सेल में, तो वो भी इन्हीं की वजह से होता है। या कुछ क्लियरिंग है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया, उसे क्लियर करने का काम भी कौन करते हैं? ये ऑर्गेनेल्स ही करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सेल जो भी है लाइव और जितने भी परफॉर्म करती है और वो लाइव है किसकी वजह से? इन ऑर्गेनेल्स की वजह से ही। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए सेल को हमारी लाइफ की बेसिक और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। मतलब सेल किससे मिलकर बनी होती है। तो इसे हम अगर माइक्रोस्कोप में नीचे हम सेल को रखें और स्टडी करें तो हमें 3 फीचर्स दिखाई देते हैं मोस्टली। फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सबसे आउटर मोस्ट कवर होती है सेल की। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर और बाहर उनको सेपरेट रखती है। ठीक है ना। तो और ये अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि किसे हमें एंट्री करना है सेल के अंदर, किसे एंट्री करने देना है और किसे सेल से एग्जिट करना है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तीनों एक ही मेम्ब्रेन के नेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस सेल में इन जो भी सब्सटेंस है इनका मूवमेंट कैसे होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपने डिफ्यूज़न अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसे और क्लियर कर देती हूँ कि जब कोई सब्सटेंस होता है उसका मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? डिफ्यूज़न। ओके। तो यहाँ पर भी हम अगर ये सेल्स की बात करें कि सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या O2 का मूवमेंट कैसे होता है? तो ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल के बाहर होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, और जो सेल के अंदर जो मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो रीजन वाला होता है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लो की ओर जाती है, मतलब डिफ्यूज़न की प्रोसेस से वो सेल के अंदर इंटर करती है। ऐसे ही हम O2 का देखें, इसी के अपोजिट हो जाता है। इसका सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है और सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है। तो ये भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस से सेल के बाहर एग्जिट होती है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही ये जो डिफ्यूज़न का लॉ है ये वाटर में भी होता है, वाटर भी इसको फॉलो करता है। लेकिन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ये वाली प्रोसेस होती है बट थोड़ा सा उसके अपोजिट होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ओस्मोसिस की प्रोसेस होता है। ओस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूज़न के बिल्कुल अपोजिट होता है। मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है उसे ओस्मोसिस बोला जाता है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन बताइए, उससे आपको ओस्मोसिस भी क्लियर हो जाएगा और वाटर का मूवमेंट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई सपोज कोई सेल आपने ली है, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल कोई भी, और उसमें आपने किसी भी सॉल्यूशन में रखा है, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन हो, तो उसमें हम उस सेल को रखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जब सेल जिस मीडियम में रखा हुआ है तो जो वहाँ पर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? लो है। जिस मीडियम में उसको रखा हुआ है मतलब वहाँ पर जो वाटर सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, और जो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? हाई है, मतलब वहाँ पर वाटर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? मूवमेंट कैसा होगा? सेल के अंदर सेल के बाहर से अंदर की ओर वाटर का, मतलब वो जो सेल होगी वो जो वाटर सेल के अंदर आ जाएगा और सेल हमारी कैसी हो जाएगी? स्वेल अप, सूज जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें ऑस्मोसिस हुआ। कैसे हुआ? कि लो रीजन से हाई रीजन की ओर जो है
हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। अब सेकेंड कंडीशन हम देखें कि जहाँ पर मीडियम दोनों कैसे सेम है, जहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है, तो वहाँ पर अगर हमने उस सॉल्यूशन में कोई सेल को रखा है तो वहाँ पर वो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब वहाँ पर जो ये सॉल्यूशन जो ऊपर वाला सॉल्यूशन मैंने बताया था उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है ना, जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर चलता है। और ये सॉल्यूशन जिसमें दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन कहलाता है ये कैसा कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सेल रखी हुई है उसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ऐसी रहेगी। मतलब जितना वाटर अंदर गया उतना ही बाहर आया। अब जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या है, जो मीडियम हमारा है वो बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसमें वाटर बहुत कम है, और जो सेल के अंदर देखा जाए तो वाटर उसके मुकाबले ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस होगी वो कैसे, और ये जो सॉल्यूशन कहलाता है कैसा कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो हमारी सेल होती है वो कैसी हो जाती है, श्रिंक, सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी अंदर से बाहर की ओर, वही ऑस्मोसिस वाला लॉ वो फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये श्रिंक हो जाती है। तो अब आपको ये मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न दोनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये कौन करता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आपको सेल वॉल न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।